तुमको कॉल करके बोल लूंगी, ऐसे तुम यस मुझको तंग मैम। कर रहे हो। हाँ, मैं तुमको क्लास के बाद कॉल कर लूंगी। फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर दे देना। फिर हम लोग एक ग्रुप में आ जाएंगे व्हाट्सएप के। ऐसे ही तुम हर टीचर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे तो तुम्हें हेल्प हो जाएगी। कैसे हेल्प होगी वो टीचर तुमको खुद एक्सप्लेन कर देंगे, आपका क्यों कष्ट करे। मैं अपने वाले बच्चे को एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, पर भेदभाव नहीं कर रही मैं, ऐसे नहीं समझना। अब बताओ क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, उसमें थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ रहे थे। थ्योरीज हमने कर ली थी कि नहीं? यार यस तुम मैम। ये पोज क्यों लेते हो? बोल दिया करो, थोड़ा एक्टिव रहो, माइक ऑन करो, फटाफट जवाब दो। मैम आपको अपने ही ग्रुप में ऐड करना प्लीज। कर लिए अच्छा। मैम। ठीक है, कर ली ना? तो कोई मुझे लिमार्किज्म बता दो। मेरी मेमोरी थोड़ी, मैं गजनी की फैन हूँ ना, तुम वीक है। बताओ लिमार्किज्म। यार प्लीज बता दो। एक तो पहले अंधेरा है यहाँ पर, ऊपर से मुझे दुख हो रहा है कि मैंने बाल बनाए, लिपस्टिक लगाई और लाइट चली गई, कैमरा भी नहीं ऑन कर सकती। अब तुम बोलो भी मत। मेरी रात खराब हो जाएगी। बताओ लिमार्किज्म क्या है? मैम यूज एंड डिसयूज की थ्योरी है। यूज एंड डिसयूज की, इसका दूसरा नाम क्या है? मैम लिमार्किज्म। लेमार्किज्म। हाँ, वैसे स्टूपिड क्वेश्चन था, सॉरी। अच्छा, क्या बोला तीन लिमार्क भाई ने? एग्जाम्पल क्या दिया था? मैम जीराफ वाला। वाह, बहुत अच्छे। ये तो तूने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, शाबाश। डार्विन और हुगो दी वेराइस। हुगो दी वेराइस की थ्योरी बताना जरा, लास्ट तो वही थी। अरे हुगो दी वेराइस ने बोला हमारे था कि फ्रेंच लाइक थे। नेचुरल सिलेक्शन कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ हम्म। एक सडन म्यूटेशन होती है जिसके कारण इवॉल्व होता है। और यही स्टेटमेंट उनकी गलत बिल्कुल। करके उन्हें डिस्कार्ड हो गई थी थ्योरी कि ओनली म्यूटेशन ही जो है इवोल्यूशन काउज करेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, डिस्कार्ड नहीं होगी उनकी थ्योरी। उनकी थ्योरी पार्शियली एक्सेप्टेड है कि म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, बट नॉट ओनली म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल। तो हम डिस्कार्ड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पार्शियली करेक्ट है। राइट? ऐसे डिस्कार्ड मत बोलो, बेचारे की बात तो सही थी। ओके। अब जो नेचुरल सिलेक्शन है वो तीन टाइप की होती है, कहा था ना मैंने, आज की क्लास में बताऊंगी। तो आओ, तीन टाइप की नेचुरल सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, हमने इसको कैसे समझना है? हमने इसको ग्राफ की फॉर्म में समझना है। ग्राफ की फॉर्म में समझना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसके बाद इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं और वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन को हमने ग्राफ की फॉर्म में समझना है। उस रिस्पेक्ट में तीन टाइप की नेचुरल सिलेक्शन होगी: स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्टिव। तो तुमको एक ग्राफ ऐसे इमेजिन करना है कि हर जगह पे ऐसा सा ग्राफ बना है। ठीक है, ज़्यादा स्पेसिफिसिटी में नहीं जाना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना है हमने। तो वैल्यूज का ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ग्राफ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये मैटर करता है। अब मुझे बताओ, तुमने कभी वो वाला चैप्टर पढ़ा है, ब्रीदिंग वाला चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग वाला? यस मैम। तुमको याद है हाँ मैम। उसके अंदर एक ऐसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है। कभी वो राइट साइड को जाता है, कभी वो लेफ्ट साइड को जाता यस मैम। है ना? उसमें भी यस तुमको, मैम। हाँ, उसमें तुमको पोजीशन याद रखनी है ना, यहाँ पर भी वही करना है। ठीक है? तो नेचुरल सिलेक्शन ना तीन तरीके की हो सकते हैं: स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिस्रप्टिव, अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है? तो सबसे पहले स्टेबलाइजिंग की बात कर रहे हैं। तो स्टेबलाइजिंग का क्या मतलब है? स्टेबलाइजिंग का मतलब है, लेट्स इमेजिन, अरे सीधी लाइन यार, मुझसे तो नहीं खींची जाएगी इस जन्म में, ऐसे ही बना लेती हूँ। तो लेट्स इमेजिन ये कोई भी फीचर है, स्टेबलाइजिंग है ना ये, ओके। सो हम ह्यूमन का लेते हैं, ह्यूमन बेबी। चलो ह्यूमन हाइट ले लेते हैं, ह्यूमन हाइट। अब जनरली तुम क्या देखते हो कि ह्यूमन हाइट या तो कोई बहुत ही छोटा हो सकता है, राइट, रियली स्मॉल, जिसको मैं ड्वार्फ भी कह सकती हूँ, राइट, बहुत छोटा हाइट में हो सकता है। या फिर कोई बहुत टॉल हो सकता है हाइट में, राइट, 6 फीट के करीब आ रहा है, करेक्ट। और कोई ऐसा हो सकता है जो मीडियम में हाइट है, जिसकी मीडियम में हाइट इज लाइक 5 की रेंज में, जिसकी हाइट ला रही है फॉर एग्जाम्पल 5.12, लाइक 5.6। ओके। तो हम कहते हैं कि तीन तरीके के हाइट ना ह्यूमन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो बड़े छोटी हाइट के होंगे, या वो बड़ी लंबी हाइट के होंगे, या फिर वो मीडियम हाइट के होंगे। ठीक है? तो तीन फीचर है ह्यूमन हाइट के। राइट? अब नेचर किसको फेवर करती है? अगर हम इस चीज को प्लॉट करें ग्राफ के ऊपर, तो हम कहेंगे जो फीचर है ना, ये हाइट है। राइट? हाइट इज अ फीचर। तो जो भी फीचर है ना, जिस भी फीचर की हम बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इस पे, मतलब तुम्हें एग्जाम्पल पे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ग्राफ लेवल करने के लिए आ सकते हैं, मीनिंग पूछा जा सकता है। तो लेट्स से फीचर जो भी है, मैंने उसको एक्स एक्सिस पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर। तो मैं कहती हूँ कि ये रहा मेरा स्मॉल हाइट वाला, ये रहा मेरा टॉल हाइट वाला फीचर, और यहाँ पर होंगे मेरे मीडियम हाइट के इंडिविजुअल्स। ओके। तो हम कहते हैं कि नेचर, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑन वाई एक्सिस। ओके, ऑडिबल हूँ ना मैं?
ठीक है, यो जस्ट मैम इमेजिन जनरली ग्राफ तो ऐसा नॉर्मल सा क्या शेप होती है ये, थोड़ा तो पढ़ा होगा फिजिक्स में, बेड़ागर को पैराबोला पैराबोला। हाँ पैराबोला यार, ये तो सबको आती होती है, इतनी तो मुझे भी आती थी। पैराबोला राइट। तो देखो पैराबोला अगर हम ग्राफ देखें तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ पॉपुलेशन स्मॉल में राइज कर रही है, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टॉल हाइट के भी हो सकते हैं और कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल मीडियम हाइट के होते हैं। लेकिन नेचर में ये देखा गया है, नेचुरल सिलेक्शन के साथ हमने देखा है कि जो ह्यूमन की मैक्सिमम हाइट, नंबर ऑफ जो ह्यूमन है पूरी दुनिया में, वो जनरली मीडियम हाइट के ज्यादा मिलते हैं। तो ये जो ग्राफ था जो ओरिजिनली ऐसा था, तो देखो मैं ओरिजिनल ग्राफ यहाँ बना लूँ, जो ओरिजिनली ऐसा था नेचर में ऑब्जर्व किया गया कि वो जो ग्राफ है वो थोड़ा ऐसा दिखाई देने लग गया विद टाइम। ओके, तो जो कौन सी वैल्यू को ज्यादा प्रेफर करा गया, मीडियम वैल्यू को। तो जब भी कोई मीडियम फीचर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, हम उस टाइप की सिलेक्शन को कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। कि नेचर ने ये नहीं बोला कि मैं टॉल की तरफ चली जाऊं या डॉफ की तरफ चले जाऊं। देखो अगर ये ग्राफ है ना, तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये बनाए हैं जो मैंने, ए और बी, ये होती है हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, किसी भी फीचर के लिए इसको मैं कहूंगी एक्सट्रीम वैल्यूज। तो नेचर जब कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू या कोई एक्सट्रीम फीचर को सिलेक्ट नहीं कर रही है पर मीडियम वाले को सिलेक्ट कर रही है, तो बैलेंस हो गया ना। इसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, कि नेचुरल सिलेक्शन हुई और उसने मीडियम वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया। समझ आई? समझ आई? बता दो आप। मुझे पता मेरे ग्राफ बहुत अच्छे से समझाने में आते नहीं है, तो तुमको समझ में आया या नहीं आया तो बता दो, कोई बात नहीं। देखो कोई भी फीचर है ना, हम मैम आ तुम्हें गया। अच्छा एक एग्जाम्पल देंगे, क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम्पल देंगे, तुम्हें फीचर बोलेंगे और तुम्हें बताएंगे कि वो फीचर 3 टाइप के हैं। हाइट की बात होगी तो टॉल है, डॉर्फ है और मीडियम है। अब वो तुमको एग्जाम्पल देके, मतलब पूरा एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा होगा, बस तुमको पता होना चाहिए, तुम्हें समझ आना चाहिए कि स्टेबलाइज हो रहा है या नहीं। तो देखो जब भी मीडियम वैल्यू प्रेफर होती है ना, ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। गॉट इट? ह्यूमन का जो बेबी मैम पैदा होता है उसके केस में भी ये देखा जाता है कि जो वेट होता है ना, एक मिनिमम हाइट, जितने जितने भी बच्चे होते हैं तकरीबन सबका वेट लगभग एक दूसरे के आसपास ही होता है। तो वहां पे भी हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन देखते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी ह्यूमन का पैदा होता है वो बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं होता और बहुत ज्यादा अंडरवेट नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में वो एक मीडियम से वेट का होता है। तो दैट इज ऑल्सो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, कि नेचर ने देखा कि जब नॉर्मल वेट का बेबी पैदा होता है ना, तो बच्चे के बचने के चांसेस भी ज्यादा और मदर के भी ज्यादा है। तो नेचर ने इस वाले जीन को फेवर कर दिया है कि मीडियम वेट के सारे बच्चे पैदा हो। व्हाट इट? मैम चलो बना लिया ऐसे, ये ग्राफ आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा तुम्हें बड़ा सा क्वेश्चन बना के देंगे डराने के लिए, लेकिन होगा आसान। आगे चलूं? यस मैम। ओके नेक्स्ट। लाइट आ गई, चलो मेरे कंघी करने काम आई यार। ऐसे मुझे दुख होता है, नहीं तो ऐसे ही बैठ जाती मैं। मच्छर भी आ गया तक। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल का मतलब है किसी एक एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ फेवर करना। तो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है। पहले तो इसको पूरा लिख लो भाई, कोई पढ़ते पढ़ते भूल जाए कि मैम बात क्या हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है किसी एक एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करना। तो वहां लिख लो एक एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करना। ठीक है, किसी एक एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करना इज डायरेक्शनल। तो वो कुछ भी हो सकती है। अरे यार भाई स्टैंडर्डाइज ग्राफ बनाओ पहले तो फीचर का। ला, 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 ला। मैंने तुमको इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म नहीं समझाया ना, मुझे दिक्कत होगी। ओहो, पहले ऐसा ग्राफ था। ठीक है, अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्सट्रीम वैल्यू। तो 2 कंडीशंस हो सकती है डायरेक्शनल सिलेक्शन में। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे कि कैसी स्पीशीज तुमको दिखाई दे रही है जो बी वैल्यू की तरफ ज्यादा फेवर कर रही है या फिर ए वैल्यू की तरफ ज्यादा फेवर कर रही है। तो मेरी इस डायलॉग का क्या मतलब है कि नॉर्मल ग्राफ हमेशा बना हुआ होगा उस पर, और वो तुमको नया वाला ग्राफ मूव करता हुआ दिखाएंगे। ऐसे हम ये देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो ए वैल्यू की तरफ फेवर कर रहा है, राइट। और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि ग्राफ बी वैल्यू को ज्यादा फेवर कर रहा है। तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, डिपेंड करता है किस फीचर की बात हो रही है। ओके, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में भी देते हैं, तो पूछा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल लिख लो, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म।
मिलेनियल्स। पहले इतना लिखना जरा। ये रे कौन सी पिक्चर आ रहा है? हो गया? Done. देखो इसको कैसे समझेंगे। मान लो पेड़ है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है और इस एरिया में बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर रहते हैं मॉथ। मॉथ देखे कभी किसी ने? मॉथ Yeah, ma'am. है ना, मॉथ। तो देखो यहाँ पे बड़े ही हल्के कलर के मॉथ मॉथ रहते हैं, लाइट शेड के मॉथ रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला कौन सा एरिया, पॉल्यूशन फ्री। अगर पॉल्यूशन फ्री एरिया है ना, तो जो तुम्हें पेड़ की ये जो छाल होती है, बेसिकली जो बार्क होती है, ये तुमको ब्राइट कलर की दिखेगी, लगभग व्हाइट से कलर की दिखाई देगी, ठीक है। अब जो लाइट कलर के मॉथ है, अगर वो इसके ऊपर आके बैठ जाएंगे तो बहुत आराम से दिखाई नहीं देंगे। ओके, ये मिक्स से हो गए, बैकग्राउंड के अंदर दिख रहे हैं तुमको। लेकिन मान लो यहाँ पर डार्क कलर के मॉथ है, तो दो वैरायटी ऑफ मॉथ है यहाँ पर, ये डार्क वाले मॉथ है, ठीक है। अब ये भी आके पेड़ की बाग के ऊपर बैठते हैं, लेकिन क्या ये विजिबल है? Yes, ma'am. है ना। तो अब जो प्रीडेटर है हमारा ये बर्ड, ठीक है, वेरी स्मार्ट बर्ड। ओके, तो ये प्रीडेटर है, ये जो आएगा और ये नीचे देखेगा, तो इसको कौन से वाले मॉथ दिख जाएंगे? डार्क वाले, है ना। तो थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे, आफ्टर अ वाइल से मतलब है काफी सारे सालों की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। आफ्टर अ वाइल किसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? मतलब अगर उसने डार्क वाले तकरीबन मौत खा लिए, थोड़े बहुत लाइट भी खाएगा, ऐसी बात नहीं है, कभी तो पकड़ ही लेगा, बेवकूफ थोड़ी है पंछी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे किसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी? Light. लाइट वाले की, है ना। तो लाइट वाले ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा, डार्क वाले थोड़े बहुत बचेंगे, ऐसा नहीं है मर जाएंगे सारे, लेकिन थोड़े बहुत ही बचेंगे। तो हमने देखा कि कुछ टाइम के बाद नेचर ने फेवर कर दिया कौन से वाले जीन को? लाइट कलर मॉथ, राइट। अब इसी को मैं ग्राफ में बना दूं, इसको मैं ग्राफ में बना देती हूँ। लेट्स से ये थे मेरे लाइट मॉथ, लाइट शेड मॉथ, और लेट्स से ये है मेरे डार्क शेड मॉथ, ठीक है। हम इसमें बीच वालों की बात नहीं करते, इसको एग्जाम्पल को सिंपल रखते हैं, बीच की भी बात कर सकते हैं पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, छोड़ो। तो देखो जो मैंने अभी देखा कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में नेचर ने क्या फेवर करा? कौन से वाले मौत को फेवर करा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में? लाइट वालों को। लाइट कलर वाले मौत। तो इसी चीज को मैंने देखो ग्राफ में बना दिया कि जो ग्राफ है वो तुम्हें लेफ्ट साइड को जाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर तुम पॉल्यूशन कर दो, इतना समझ में आया ये यहाँ पर क्या हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, अब यहाँ पे कर दो पॉल्यूशन, बहुत सारी पॉल्यूशन कर दो, तुम गंदा गंदा सा कर दो सब कुछ, ठीक है। जब बेटा पॉल्यूशन होगी तो जो बाग थी ना वो तो डार्क शेड की होगी, अब वो लाइट नहीं रही, अब वो डार्क हो गई। तो अगर वो डार्क हो गई और अब इसके ऊपर जो डार्क कलर के मोथ बैठेंगे, क्या वो दिखाई देंगे? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे, बहुत कम, कोई गलती से दिख गया नहीं तो नहीं दिखेगा, लेकिन लाइट वाले दिखेंगे। यस मैम। यस मैम। तो अब किसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी? लाइट वालों की। है ना, और डार्क वाला फेवर हो गया, तो अब पॉपुलेशन में तुम्हें ज्यादा कौन दिखेंगे? डार्क कलर वाले। इज इट क्लियर? यस मैम। को मैं ग्राफ में बना दूं, देखो यहाँ बना दिया मैंने, डार्क कलर वाले फेवर हो रहे हैं, तो यहाँ पर कलर्ड फेवर और यहाँ पर डार्क कलर्ड, ठीक है। तो ये होती है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, जब एक फीचर को नेचर सिलेक्ट कर लेती है कि यार इसका ये कलर वाला बच्चे जो है वो ज्यादा फ्लरिश करते हैं एनवायरनमेंट में, तो यही कलर के मौत तुम्हें ज्यादा मिलेंगे, तो उसको कहते हैं डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। समझ आई? ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करता हुआ। क्लियर? मैम। उतार लिया। अब देखो, बोथ एक्सट्रीम values favor while middle ignore। ये और बावले हैं, ये क्या? डिस्टर्बटिव मतलब डिस्टर्ब कर दो, किसी बैलेंस को डिस्टर्ब कर लो। तो बैलेंस को कैसे डिस्टर्ब करोगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये देखो, बस ये छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद खत्म हो गया, ये ज्यादा नहीं पकाऊंगी, ठीक है। ये रहा ग्राफ,
वही वाला हमने नॉर्मल ग्राफ बनाया, ऐसा फीचर था कोई। मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ तुमको फिंचेस का, ठीक है, डार्विन की फिंचेस, ठीक है, डार्विन फिंचेस। मान लो नेचर ने फेवर किया कि एक तो होगी स्ट्रॉन्ग बीक वाली और एक होगी बिग बीक वाली, और जिनके पास मिडल सी बीक थी ना उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो खाना था वो बहुत ज़्यादा हार्ड सीड थे, ठीक है। तो जिनके पास स्ट्रॉन्ग बिग बीक है या जिसके पास बहुत बड़ी बीक है वो सीड्स को खा पा रही है, लेकिन जिनके पास मिडल साइज की बीक है ना वो खा नहीं पा रही है। तो तुमको थोड़ी देर में ग्राफ कैसे दिखाई देगा, ये तो हमारा नॉर्मल ग्राफ था, लेकिन दोनों वैल्यू प्रेफर हो रही है। तो तुमको दिखेंगे ऐसी फिंचेस जिनके पास स्ट्रॉन्ग बीक है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और तुमको दिखेगी ऐसी फिंचेस जिनके पास बिग बीक है, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। बीच वालों की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, जब दो एक्सट्रीम वैल्यू प्रेफर होते हैं। इसलिए तुमको दो पीक एक्सट्रीम वैल्यूज पे मिलती है और मिडल में नहीं मिलती। समझ आई? मैम एक बार और एक्सप्लेन करें। अच्छा ठीक है, मान ले ये रहा सीड, ठीक है। इस सीड को खाने के लिए दो चीजें चाहिए, या तो बीक होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, या फिर बीक होनी चाहिए बिग, ओके। तो इसको खाया जा सकता है इस सीड को, अगर बीक का साइज होगा मीडियम साइज बीक, तो वो इस सीड को खा नहीं पाएगी ढंग से, ओके। तो हमने क्या देखा कि अगर गैलोपेगस आइलैंड है, लेट्स से ये आइलैंड है, तो यहाँ पर तीन पॉपुलेशन मिलती है तुमको, ठीक है। एक है जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बीक है, ओके। एक है जिनके पास बहुत ही बिग बीक है, तो ये है बिग वाली बीक। और कुछ इंडिविजुअल तुमको मिलते हैं जिनके पास मीडियम वाली बीक है, ठीक है। तो किसकी पॉपुलेशन फ्लरिश कर पाएगी ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर ऐसा सीड मिल रहा है? क्या लगता है कौन सी पॉपुलेशन जीतेगी, ए, बी या सी? A and C. कौन सरवाइव कर पाएगी? ए एंड सी। तो मैं कर्व कैसे बनाऊंगी, ए पे मैं दिखाऊंगी पॉपुलेशन हाई है, फिर मैं दिखाऊंगी बी पे पॉपुलेशन हाई है, लेकिन बीच वाले करे ना तो मैं जैसे ले जाऊंगी। इसको कहते हैं डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, जब दो एक्सट्रीम वैल्यू प्रेफर होती है, मिडल वाली नहीं। समझ आई? ये ओके, उतार लो फिर। खत्म। डन? previous slide. अबे समझ में आ रहा है या नहीं यार? एवोल्यूशन ना समझ नहीं आ रहा। प्रीवियस ये वाली प्रीवियस है, वो वाली प्रीवियस? कौन सी प्रीवियस? ये इससे पहले प्रीवियस वाली। से पहले वाली, ये वाली? नहीं बताएगा कौन सी वाली? Done. अच्छा मैम इसे अच्छा, मुझे पीछे सस्पेंस में दिखाना। रखा था और खुद लिख रहा था। ये इससे पीछे वाली मैम। ये वाली, ये वाली। हम ये ये हुई स्लाइड ही मैम। खेलते रह जाएंगे हमें। ओके लिख लो फिर, ये आगे वाली थी, डायरेक्शन गलत हो गई। मिलेनिज्म का केस हम वैसे करेंगे आगे। यस साहिल? मैम इसमें से कंपटीशन किस जैसे सिलेक्शन में ज्यादा होगा, या फिर वी कैन से दैट लाइक इवोल्यूशन किस में ज्यादा ब्रिंग आउट होगा तीनों में से? जो उनसे फीचर को फेवर किया जा रहा है ना, वो इवोल्यूशन की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बीक और बिग बीक वाले फीचर को फेवर कर रहा है। नेचुरल सिलेक्शन में उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एवोल्यूशन से वैसे हर किसी में थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा होगा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन दोनों में चलता रहेगा, लेकिन पॉपुलेशन अभी के लिए डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग बीक और बिग बीक की होगी। एवोल्यूशन सब में होगा। ओके मैम, गॉट इट। ओके हाँ, अगर इसके इंडिविजुअल कम है और बाई चांस वो सारे मर गए तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती, पर वो तो हमें देख के ही पता चलेगा। ओके डन? ये मैम। बोलो डन। ओके देखो ये सारे ग्राफ है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने भयानक ग्राफ बनाया है लेकिन यहाँ पर अच्छे बने हैं। देखो पहली है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। देखो कैसी दिख रही है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन,
ये नॉर्मल ग्राफ था, यहाँ पे वो फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फीचर की बात कर रहे हैं, उन्होंने मेंशन नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं इनिशियली इतना नंबर था, लेकिन हमने बाद में देखा कि पीक की हाइट बढ़ गई है, ये बढ़ चुकी हाइट है, तो ये स्टेबलाइजिंग डायरेक्शन। जब ग्राफ ना फैलने के बजाय ना ऐसे सेंटर की तरफ ज़्यादा आएगा, तो तुम उसको ऐसे आइडेंटिफाई करना, वो ऐसे हॉरिजॉन्टली फैल नहीं रहा है, वो सेंटर की तरफ ज़्यादा आ रहा है। दूसरी हमारी डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन देखो कि नॉर्मल ग्राफ था, ये नॉर्मल ग्राफ है, उसके बाद तुम देख रहे हो कि या तो वो राइट हैंड साइड जा रहा है, ये इन्होंने कैसे बना दिया, ओके ओके, इसने इसको नॉर्मल बोला, सॉरी। तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल ग्राफ है फर्स्ट वाला, ये वाला, तो या तो वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है एक एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ, या राइट हैंड साइड की एक एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ जा रहा है। इसको कहते हैं डायरेक्शनल, जब किसी डायरेक्शन में मूव करे। और डिस्ट्रप्टिव का मतलब है कि ग्राफ दो चीजों में टूट गया, उसको डिस्ट्रप्टिव बोलेंगे, कि नॉर्मल ग्राफ था और ये दो डायरेक्शंस में टूट गया, तो उसको हम कहेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, फिनोटाइप मतलब जो तुम ऑब्जर्व करके बता रहे हो, तो कोई भी एग्जांपल इन्होंने मेंशन नहीं करा, पर ग्राफ एक साथ बना दी, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ग्राफ पहचानना आना चाहिए, ओके। सिर्फ पहचानने आ गया ना, क्वेश्चन नहीं भी समझ आया तब भी तुक्के से आंसर निकल जाएगा इसका। डन? ये मैम बस ये वाला तो हमने कर लिया था। चलो चलो भाई चलते हैं आज के लेक्चर पे। आज हमने करना है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हुआ है ना, तो इसका प्रूफ क्या है? मैंने बोल दिया, हुगो de Vries ने बोल दिया, डार्विन ने बोल दिया, प्रूफ का है, हमने तो देखा नहीं, तो हम उसके प्रूफ की बात करेंगे। इससे आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आया है वो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन से ही आया है 2022 का। ओके चले फिर, तो आज का टॉपिक डाल लो, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, यस मैम। नहीं रिस्पॉन्स तो हो गया। आज इतनी शांति क्यों है? अनीश, आंचल, विजय, ताशी तो चलो नाराज है, मुझसे बोलती नहीं शायद, सोनाक्षी, वैभव, बाकी को क्या हुआ? शाम सुन गया, नहीं बात करोगे? नो मैम। अच्छा नहीं बात करेगी? हाँ, नहीं मैम, अच्छा। बात हाँ बेटा, भगवान करे, करेंगे मैम, बात हाँ आपसे। भगवान करे तो मेरे ग्रुप में हो, बताती हूँ मैं तुझे, बताऊंगी, रुक तू। अच्छा, रिवीजन कैसी चल रही है? हम बहुत अच्छी चल रही है। ऑसम मैम। ओके, कुलदीप कह रहा है मैम 3 पेजेस में नहीं आया, 2 पेजेस में आया। बेटा मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। वो जो तूने स्क्रीनशॉट लिया है ना, वो तीसरे पेज पे बना लियो बड़ा करके, आया बड़ा। मैम टेस्ट रिवीजन की अच्छी चल डेट रही है? क्या थी तो वैसे? मेरे मैंने तुमको बोला था कि प्रिपेयर कर लो, तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। मैंने एग्जैक्ट डेट नहीं अभी तक बताई थी, क्योंकि टेस्ट की डेट जो होती है वो एकेडमिक टीम बनाती है ना, मैं नहीं बनाती। टेस्ट भी वो डालते हैं, मैं नहीं डालती, मैं पढ़ाती हूँ। तो फिर एक तरह से ये मेरा टेस्ट भी होता है कि मैंने जो पढ़ाया है तुमसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मुझसे क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं हुआ। तो मुझको डेट नहीं पता, क्वेश्चन नहीं पता, ठीक है, तो वो डिसाइड करेंगे। लेकिन तुम तैयार कर लो, क्योंकि मैं सबसे पहले उनको यही टेस्ट बोलूंगी। ओके, तुम्हारे नॉर्मल टेस्ट चलते रहेंगे, लेकिन ये जो मेन टेस्ट है उसके लिए जल्दी से तैयार कर लो। ऑलराइट, दिसंबर से पहले हमने अपना सब्जेक्ट सॉलिड कर लेना, बायो बहुत ज़्यादा। यस ओके, तो मैंने सोचा था कि तुम में से कोई ना कोई नमूना तो बोलेगा ही कि नहीं हमने नहीं रिवीजन हो रही, तो मैंने एक छोटा सा चार्ट बना लिया था। अगर तुम रिवीजन कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसकी जगह तुम नाम चेंज कर सकते हो, जैसे 13 अक्टूबर कल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, फ्लावर्स के अंदर ये फ्लावर अभी पता नहीं क्या बना है, तो इसमें मेल और फीमेल का पार्ट करोगे, ठीक है, 2 घंटे लगेंगे इसको करने में। कैसे करोगे? पहले नोट्स पढ़ोगे, फिर एनसीईआरटी, हमेशा ये पैटर्न फॉलो करना, नोट्स प्लस एनसीईआरटी। अब तुम बोलोगे मैम हेल्प बुक भी है, पहले ये तो कर ले, पहले एनसीईआरटी और नोट्स तो कर ले, उसके बाद हेल्प बुक से पढ़ लियो, मैंने कहाँ रोका है। 14 अक्टूबर को फर्टिलाइजेशन और सीड डेवलपमेंट करना, 2 घंटे इसमें लगेंगे। फिर पूरा चैप्टर रिवाइज करना 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को है संडे। संडे हमेशा तुमने रखना है प्री वाईक्यू के लिए, चाहे कुछ भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने हैं, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन लगाने हैं कम से कम। ढूंढ लो, जो भी बुक है, इंटरनेट है, फ्री रिसोर्सेज बहुत पड़े हैं, नहीं तो अवंती पे मिल जाएंगे तुमको आराम से, आलम सर से पूछ लेना, वो प्रोवाइड करा देंगे। कम से कम 100 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। ये चैप्टर हो गया तुम्हारा डन, ये हुई तुम्हारी फर्स्ट रिविजन। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये भूलेगा अभी भी, मैं बता रही हूँ भूलेगा। उसके बाद तुम करो 17 अक्टूबर, इसमें आएगा सेक्स इन ह्यूमन। उसमें तुमने क्या किया, मेल का पार्ट किया और स्पर्मेटोजेनेसिस किया। इसको मैंने सिर्फ एक साथ मेल लिखा क्योंकि हमने पढ़ा ऐसे था। इसको सिर्फ 1.5 घंटा देना, ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं है। 30 मिनट बचे ना, क्योंकि रोज तो तुम 2 घंटे बायो पढ़ रहे थे, तो इस 30 मिनट में जो तुमने 13 अक्टूबर को पढ़ा है ना, ये
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, ये जो टॉपिक है इसको दोबारा रिवाइज करना। अब तुम पहले एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, नोट्स पढ़ चुके हो, क्वेश्चन लगा सकते हो, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। तो अब 13 अक्टूबर वाला टॉपिक तुम्हें 2 घंटे में नहीं आधे घंटे में हो जाएगा, देखना, तुम करके देखना होता है। फिर 18 अक्टूबर को तुमने नेक्स्ट पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल पार्ट और oogenesis, 1.5 घंटा पढ़ा। 30 मिनट तुमने 14 अक्टूबर वाला टॉपिक पढ़ा, ये वाला। स्पीड देखना बढ़ जाएगी, 30 मिनट्स में हो जाएगा। तो ये तुम्हारी सेकेंड हाँ, तो ये तुम्हारी सेकेंड रिवीजन चल रही है। फिर 19 अक्टूबर को फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गए, गेस्टेशन एंड ऑल, 1.5 घंटे में, और 15 अक्टूबर वाला टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अब जो आएगा 20 अक्टूबर, तब तुमने सिर्फ ह्यूमन की रिप्रोडक्शन को रिवाइज करना है 2 घंटे के लिए, और 21 अक्टूबर को PYQ लगाने हैं एटलीस्ट 100, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे होगी तुम्हारी सेकेंड रिवीजन उस चैप्टर की भी, और तुम्हारे एट द एंड 9 दिन के अंदर 2 चैप्टर प्रिपेयर हो गए बायो के। अब तुम बोलोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर तुम स्ट्रेटेजिकली 9 चैप्टर इतने सॉलिड कर रहे हो, तुम 9 डेज में 2 चैप्टर इतने अच्छे कर रहे हो ना कि तुम उसका क्वेश्चन कभी भी कर सकते हो, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं है, ये कम टाइम है, ये ठीक है, राइट। हम आराम से भी चल सकते हैं। तो 2 घंटे हर रोज पढ़ के भी तुम बायो प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर नहीं किसी को अभी भी समझ आ रहा कि कैसे टाइम टेबल करना है, तो तुम ये कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ट्राई करके देखो। क्या ये तकरीबन 2 हफ्ते का भी चार्ट नहीं है यार, 9 डेज है। तुम्हें 9 डेज में पता चल जाएगा कि कितना तुमसे हो पा रहा है। फिर जिससे नहीं होगा फिजिबल, हम उसका डिस्कस कर लेंगे कि क्या दिक्कत हो रही थी, राइट। तो एक बार ट्राई करके देखो। तुम्हें अगर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसी डेट लिख के ना अपने हिसाब से चैप्टर लिख लो, पर ऑर्डर ये रखना 2-2 घंटे, फिर 1.5 घंटे, मतलब रोज 2 घंटे बायो पढ़नी है, ठीक है। तुम ऐसा कोई और 2 चैप्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करके देखो। 9 डेज के बाद पूछूंगी कैसा रहा तुम्हारा, तो मैं तुमसे पूछूंगी 22 अक्टूबर को, राइट, कि कैसा रहा तुम्हारा, ओके। ये तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग ये फॉलो करो, और अगर ये काम कर गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैम कैन यू प्लीज गिव मी दीज टाइप ऑफ चैलेंजेस वीकली रिस्पेक्ट टू व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा ना यार। देखो यार, तुमको अगर एक्स्ट्रा चाहिए ना मदद, तो तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने पड़ेंगे, और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा ना मदद करो, राइट। तो तुझे अगर चाहिए कि ऐसे टारगेट चाहिए, तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बना के भेज दूंगी। मुझे तो 5 मिनट लगेंगे ऐसे ही फ़ोन पे टाइप करके भेजने में, राइट। तो जिसको भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए बेहिचक होकर व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं देख लेती हूँ 24 घंटे में और रिप्लाई कर दूंगी, ओके। चलो फिर पढ़े, ये मैम पढ़ लो भैया, पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखो, ये ना जल्दी जल्दी साथ साथ हो जाएंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत तंग करेंगे। ये कम बगैर टॉपिक मुझे बहुत तंग करते हैं पढ़ाते हुए भी, बड़े ध्यान से पढ़ाना पड़ेगा मुझे। होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये आते हैं क्वेश्चन। लास्ट टाइम एडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन आया है नीट में, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन, एटाविज्म, वाइवा में बहुत पूछा जाता है, और एनसीईआरटी के डायग्राम्स तक हम जब पहुंचेंगे तब करवाऊंगी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, और ये कल तक ही कंप्लीट होगा आई गेस। चले फिर ये मैम भाई एक्टिव हो जाओ। ओह यार, आर्कियोपेटेरिक्स की फोटो बनानी पड़ेगी। एक्टिव हो जाओ यार। पहली चीज, पैलेंटोलॉजी क्या होती है? लॉगी मीन्स स्टडी। पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या है? फॉसिल की स्टडी। क्या होते हैं फॉसिल? अवशेष। Dead remains of primitive organs. हाँ, अवशेष है। क्या बात है, इतनी हिंदी, क्या बात है। प्रूफ ऑफ डेड बॉडीज कि वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट किया था। अवशेष, उन्हें हम फॉसिल कहेंगे। जैसे डायनासोर की हड्डियां फॉसिल है। जैसे 2 पत्थर है, एक पत्थर है, उसके ऊपर एक इंसेक्ट बैठा था, दूसरा पत्थर उस पर गिर गया आज से मिलियन साल पहले। अब जब हमने ये पत्थर बाई चांस ऐसे उठाए, तो हमें उसके ऊपर इम्प्रिंट मिलेगा उसका। देखो पूरी बॉडी तो गल गई होगी, ठीक है, सारे डेट्राइटिवर्स ने सब कुछ खा लिया होगा, लेकिन ना इम्प्रिंट बन जाता है केमिकल की वजह से, छपा हुआ दिखेगा तुम्हें पत्थर के ऊपर। जैसे ये दिख रहा है, ये रॉक है, जिसके ऊपर तुमको क्या दिख रहा है, ये एक इम्प्रिंट दिख रहा है। तो ये इम्प्रिंट भी तो प्रूफ है ना कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी एग्जिस्ट करता था, तो इसको भी फॉसिल कहेंगे, ठीक है। कभी कभार हमें जैसे डायनासोर को बहुत पुराने अंडे मिलते हैं, मैंने तुमको बताया था ना, मैं जू गई थी देखने के लिए, मुझे बहुत पुराना डायनासोर का अंडा दिखा, वो भी फॉसिल है। जैसे तुम्हें क्रस्टेशियंस की हड्डियां वो मिल जाएगी, सॉरी शेल्स मिल जाएंगे मोलस्क के, वो भी फॉसिल है। तो कोई भी डेड रिमेन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मिलता है जो किसी जमाने में लिविंग था पर अब नहीं है, उसको हम फॉसिल्स कह देते हैं, ठीक है। प्रूफ्स होते हैं ये, और इनकी स्टडी जो करते हैं उनको कहते हैं पैलेंटोलॉजी। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन था पैलेंटोलॉजी की डेफिनेशन, तो इसको लिख लो।
ये लिख लिया? Yes, ma'am. Done, ma'am. Done. अब दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है मिसिंग लिंक, ठीक है, एक होता है मिसिंग लिंक और दूसरा होता है हमारे पास कनेक्टिंग लिंक। तो ये ना दो अलग चीज़ें हैं, इनको ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, मिसिंग लिंक का मतलब, देखो दोनों केसेस में बात तो वैसे फॉसिल के पर्सपेक्टिव से ही होती है। मिसिंग लिंक का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म था जो एग्जिस्ट करता था किसी ज़माने में, लेट्स से ए से बी में इवोल्यूशन हुई है, पहले ए ऑर्गेनिज्म से उनसे बी ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। तो इनके बीच में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता था जो अब नहीं मिलता, बस उसके फॉसिल मिलते हैं, उसको हम कहते हैं मिसिंग लिंक, जो अब नहीं मिलता, नॉट प्रेजेंट टुडे। ओके, नॉट प्रेजेंट टुडे, अब नहीं मिलता, अब सिर्फ उसके अवशेष मिलते हैं। कनेक्टिंग लिंक का मतलब है कि सी से डी ऑर्गेनिज्म बना है और सी से डी ऑर्गेनिज्म बनने के बीच में ना एक और ऑर्गेनिज्म बनता था, मतलब पहले सी से ये कोई सी स्टार बना और उसके बाद डी बना, तो इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का सिंपली मतलब है कि ये अभी भी मिलता है, ठीक है, स्टिल प्रेजेंट, कुछ ना कुछ, मतलब एक दो मेंबर ही सही लेकिन प्रेजेंट है, तो उनको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो मिसिंग लिंक अब नहीं मिलते, उनके सिर्फ फॉसिल मिलते हैं, कनेक्टिंग लिंक अभी भी मिल जाते हैं आपको। ओके, जिंदा कहीं ना कहीं। क्लियर? तेरी से बात क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. ये आओ फिर करते हैं, जिस पे क्वेश्चन आएगा वो रहिए। आर्कियोपेटेरिक्स भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक? इसको हम कहते हैं मिसिंग लिंक। ओके, तो ये एक्सटेंड हो चुका है अर्थ से, अब हमको ये सिर्फ फॉसिल की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये इसका इम्प्रिंट मिल रहा है, यहाँ पर हड्डियां भी मिल जाती हैं इसकी, ऐसी बात नहीं है, मोस्टली इम्प्रिंट्स ही देखे मैंने, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, ये है आर्कियोपेटेरिक्स। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ मिसिंग लिंक। ओके, पहले तो ये नोट कर लो कि मिसिंग लिंक है ये, कनेक्टिंग लिंक नहीं है। डन? Yeah, ma'am. Done, ma'am. Done. अभी किसके बीच का मिसिंग लिंक है? तुमको कॉर्डेट्स याद है? थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले कौन आई थी? मच्छी। मच्छी को क्या बुलाते हैं? कौन सा ग्रुप है? Pisces. पाइसिस से कौन आए? पाइसिस है। एव्स आए। आजा बेटा, तू आ, तू मेरे पास आ जरा। एम्फीबियन, उससे कौन आया? Reptile. Reptiles, उससे कौन आया? Apes and mammals. apes and mammals. एव्स एंड मैमल्स, है ना, अलग अलग आए, राइट। तो रेप्टाइल से जो एव्स आए हैं ना, रेप्टाइल से जो हमारे पास कौन आए हैं? एव्स। इनके बीच का मिसिंग लिंक है ये। मतलब कि आर्कियोपेटेरिक्स जो था वो एग्जिस्ट करता था जिसके पास रेप्टाइल के फीचर भी थे और एव जैसे फीचर भी थे। फिर आर्कियोपेटेरिक्स जैसे बर्ड्स है वो मॉडिफाई होके पंछी बन गए। ओके, तो इनके पास रेप्टाइल के फीचर भी है, एव के फीचर भी है। तो आर्कियोपेटेरिक्स किसका मिसिंग लिंक है? इट्स अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एव्स। तो नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन एक यहाँ से आएगा। ओके, 4 मार्क्स लिख लो ये। इवन इवोल्यूशन हमें पढ़ते हुए ये याद रखना है कि हमें कहाँ कहाँ पर याद करना है, ठीक है, नहीं तो ये इतनी बड़ी कहानी है कि पढ़ते पढ़ते इंसान खो जाए। आगे चलो। Yeah, ma'am. ये रहा इसका इम्प्रिंट आर्कियोपेटेरिक्स। अब मैं तुम्हें ध्यान से बना रही हूँ तो ध्यान से देखना। ये है इसका मुंह, ओके, इसकी Ma'am, बेसिकली previous बीक है slide. ये। मैम पीछे स्टेज, ये ले। Done, ma'am. ओके, ये है इसकी बीक, ठीक है। ये इसकी गर्दन है मासूम सी, बड़े अजीब से पोज में था बेचारा जब दो पत्थरों के बीच में फंस गया, ठीक है। ये इसकी बॉडी होगी, ओके। ये जा रही है इसकी टेल, ये रही टेल। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे आंखें फाड़ के तो तुमको दिखेगा ये इसके फेदर्स के इम्प्रिंट है। फेदर्स है ये इसके, दिख रहे हैं इम्प्रिंट्स? Yeah, ma'am. ये इसकी टांगे हैं, लेग्स। मैं थोड़ा मोटा बनाता हूँ। अरे कहाँ गया मेरा कर्सर? हाँ, ये रही इसकी लेग्स, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे फिर से आंखें फाड़ के तो तुमको लेग्स के ऊपर भी फेदर्स के इम्प्रिंट्स दिखेंगे। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये रही इसकी हाथ,
कहाँ है इसके हाथ? हाथ छोड़ो मुझे, मेरा कर्सर ही नहीं मिल रहा। ये रहे इसके हाथ, दिख रहे? और ध्यान से देखोगे, आंखें फाड़ के, तो तुमको दिखेंगे इम्प्रिंट्स। ये देखो ध्यान से, दिख रहे? तो ये है आर्क्योपेटेरिक्स, जिसके पास एव्स वैसे फीचर भी है और रेप्टाइल जैसे भी है। ओके, अब जो क्वेश्चन आता है, ये मैंने यार रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स है। अच्छा, आगे बना रखा था मैंने, भूल जाती हूँ मैं प्रेजेंटेशन में। संडे को बना लेती हूँ ना, फिर मैं भूल जाती हूँ। आर्क्योपेटेरिक्स कहाँ डालूँ, ए में डालूँ या बी में? मिसिंग लिंक है या कनेक्टिंग लिंक है? Missing. हाँ, जो ये गलत करके आया ना, बहुत पाप लगेगा। तुम खुद सोचो ना, अब आर्क्योपेटेरिक्स तुमको तुम्हारे घर के ऊपर बैठा मिल जाए, इमेजिन करो जरा, इतना बड़ा सा कोई जिसके पर भी है और जिसके ऐसे क्लॉज भी है, भाई साहब जो डर के भागोगे ना, कहने की हद नहीं है। ठीक है, ये आर्क्योपेटेरिक्स है, मिक्सिंग। आर्क्योपेटेरिक्स के फीचर कैसे है? उसके बाद दो तरीके के फीचर्स है। ठीक है, आर्क्योपेटेरिक्स के बाद दोनों के फीचर है, रेप्टाइल के भी, बर्ड के भी। तो रेप्टाइल के कैसे फीचर है उसके पास? देखो, उसके पास एक बीक है। ओके, अरे अरे अरे, क्या हो रहा है ये? हाँ, बीक है, ये रही उसकी बीक, ऐसे। अच्छा, बीक जिनके पास बीक होती है उनमें दांत होते हैं? नो नो मैम। होते हैं ना? हाँ, है ना? तो टेक्निकली अगर ये बर्ड है, इससे बर्ड बनना है, तो इसमें दांत नहीं होने चाहिए ना। लेकिन रेप्टाइल्स के पास दांत होते हैं। यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो देखो आर्क्योपेटेरिक्स के पास टीथ है, जो एक रेप्टिलियन करेक्टर है, और उसके पास बीक है, जो एक बर्ड करेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेप्टाइल वाला फीचर कौन सा है, टीथ, और बर्ड वाला फीचर कौन सा है, बीक। तो ये लिखो फटाफट, ऐसे बना लो कंपैरेटिव चार्ट। इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है, नंबर मिलेंगे, नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। ये कौन सा फीचर दिखा रहा है, फिंगर। ठीक है, ओहो हो, ओहो हो, रे 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 रे, जो मैं बनाऊंगी वो तो बहुत जहरीला बन जाएगा। लेट्स से, क्षमा करना मुझे आर्क्योपेटेरिक्स। ये इसके फेदर्स है। ठीक है, जो इसके हाथ होता है ना यहाँ पर, उसके पास तुमको क्लॉज मिलते हैं, छोटे छोटे ऐसे क्लॉज। अगर तुमने कभी देखे हो डक वगैरह के, तो ऐसे क्लॉज मिलते हो, जिसके ऊपर तुमको ऐसे दिखेगी नेल टाइप। ठीक है, तो अगर मैं इसे दिखाऊं तो कहूँगी फिंगर्स है इनके पास विद क्लॉज। लेकिन इन जो बर्ड्स होते हैं उनके पास कोई फिंगर और क्लॉज नहीं होती है। लेकिन रेप्टिलियन फीचर है इसके पास कि इसके पास फेदर तो है, जो बर्ड्स के पास होते हैं, लेकिन उसके साथ इसके पास फिंगर्स भी है विद क्लॉज। तो ये रेप्टिलियन फीचर हो गया। तो ये मैंने यहाँ लिख लिया, रेप्टिलियन फीचर और बर्ड फीचर। ठीक है, लास्ट है, इनके पास स्केलेटन जो है इनका, मतलब हड्डियों का ढांचा, वो रेप्टिलियन है, क्योंकि इनके पास नॉन न्यूमेटिक बोन्स है। नॉन न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है? न्यूमेटिक का मतलब होता है खोखली, खोखली हड्डियां। ठीक है, जो बर्ड्स की हड्डियां होती है ना, वो जनरली खोखली होती है, ताकि वो बहुत अच्छे से ऊपर फ्लाई कर पाए। लेकिन इनके पास नॉन न्यूमेटिक बोन्स है, तो ये बहुत अच्छे फ्लायर्स तो नहीं होंगे, राइट? तो ये इनका रेप्टिलियन फीचर है। ठीक है, लिख लिया? नहीं बोलोगे? यो मैम 10 मैम यार मुझे लगता है नहीं आ रहा। ठीक है, समझ आ गया ना? तो आर्क्योपेटेरिक एक मिसिंग लिंक है एप्स के बीच में और रेप्टाइल के बीच में। रेप्टाइल जैसा भी दिखता है, एप जैसा भी दिखता है, दोनों के फीचर लिख ले, कंपैरेटिव आएंगे तो कर लेंगे हम, राइट? चले आगे। यो मैम। अब एक कनेक्टिंग लिंक भी है, जब मैंने तुमको पीछे बोला कनेक्टिंग लिंक भी होता है, तो उसका जिक्र करते हैं। इसका नाम है सिलोकैंथ। सिलोकैंथ इज बेसिकली अ फिश। ठीक है, एक ऐसी मछली है जो किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक दिख रहा है तुमको? क्या लिखा है वहां पे? फिश एंड एम्फीबियन यस, फिशीज एंड एम्फीबियंस। देखो इसमें क्या होता है, देखो जो मछली होती है ना, उसके ऐसे लिखे होते हैं ना फिन्स, ऐसे देखते हैं हम। लेकिन ये क्या है ना, ये मछली है, इसके बाद मछली जैसे फीचर है, लेकिन ये एम्फीबियन बनने वाली है। तो मछली में पता है क्या हुआ था, ऐसे जो उनके लोब्स निकले होते थे ना, उनके लोब्स धीरे 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 हाथों में चेंज हो गए। ठीक है, और फिर वो ऐसे ऐसे क्रॉल करके बाहर आने लगी, राइट? तो हमने देखा कि सीलोकैंथ ऐसे थे कि जिनके पास थोड़े से हाथों जैसे फीचर थे, मतलब एक कनेक्टिंग लॉब सा था, उसके ऊपर फिर उनके फिन्स वगैरह लगे हुए थे आराम से। इस तरीके से इनको कहते हैं सिलोकैंथ। तो सिलोकैंथ इज ए कनेक्टिंग लिंक। क्या मतलब है इसका? ये अभी भी मिलते होंगे कहीं पे?
Yeah, ma'am. Yes, No, ma'am. ma'am. यस, स्टिल फाउंड समवेयर, कहीं पे मिलती है। अब इसका एग्जांपल है एनसीईआरटी में, जो तुम मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे, ताकि मुझे पता चले तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो। ओके, तो कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल है सीलोकेंथ, ये नीट के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो गया। गॉट इट? Yeah, yeah, ma'am. यानी कि वो जो पानी से बाहर पानी से जो बाहर मछली आई थी ना ऐसे ऐसे करके, वो सीलोकेंथ थे। और भी बहुत एग्जांपल है, पर तुमको सीलोकेंथ याद रखना है। आई हर्ड यू वर टॉकिंग अबाउट मी। कौन है ये? Coelacanth. Coelacanth. सीलोकेंथ। या ब्रो, वी वर टॉकिंग अबाउट यू। ये रहे इसके लोब्स, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। इन्होंने आगे चल के बाजुओं को जन्म दिया। चलो आगे बढ़े। Ma'am, Ma'am, हिम्मत नहीं आनी है, पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? previous slide. ये किसे बनाएगा? Ma'am, इससे पीछे. इसे बनाएगा तो मैं भी देखना चाहूंगी तेरी ड्राइंग इतनी अच्छी कैसे है। तुम्हारा क्या गला खराब है अनीश, या घर वालों ने मार के Yes, बिठाया? No, ma'am. घर वालों ने मार के बिठाया? No, ma'am, गला खराब है. बेटा यस मैम के टाइमिंग गलत थे या डड्डू वड्डू खा लिया है? चलूं आगे? अच्छा मैं पूछा नहीं, चलूं? Yes, ma'am, done. बिल्कुल। अब आएंगे हम होमोलोगस स्ट्रक्चर पे। इसकी डेफिनेशन तुमने स्कूल में तो पढ़ी होगी बचपन में। क्या होते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर? जिनकी origin सेम होती है और फंक्शन डिफरेंट होता है. हाँ, इसमें जो करेक्शन करनी है तुम्हें ये कि इनका सेम इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल मतलब एनाटॉमी सेम होती है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि मान लो ये किसी के फेदर है, मैं इसको देख रही हूँ, लेकिन फेदर के अंदर भी तो हड्डी होगी, तो अगर मैं उसकी हड्डी को स्टडी कर रही हूँ तो मैं कहूँगी ये मैं एनाटॉमी स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो जो एनाटॉमी है वो सेम होगी। ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो उनका फंक्शन है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा डिफरेंट नहीं होता, सेम भी हो सकता है। तो ये करेक्शन कर लेना, ये तुमको हायर ग्रेड में पता चलता है, ठीक है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर आर द स्ट्रक्चर जिनका इंटरनल अपीयरेंस सेम है, वो एक जैसे फंक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब 10 ऑर्गेनिज्म में अगर मैं बाहर से देख रही हूँ तो मुझे डिफरेंट लग रहे हैं उनके हाथ, लेकिन अगर मैं उनकी हड्डी स्टडी कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है यार सबकी बोन्स एक जैसी ही है। तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है, उनके जो लिम्स है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर है। अब वो फंक्शन सेम कर सकते हैं या डिफरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना क्लियर? Yeah, ma'am. ठीक है। ये रहा नीट का क्वेश्चन, यहाँ से आएगा नीट का क्वेश्चन, और बहुत आता है, फेवरेट क्वेश्चन है उनका ये होमोलोगस स्ट्रक्चर, एनालोगस स्ट्रक्चर, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है इसमें। एग्जाम्पल्स हैं, जनरली वो एग्जाम्पल देके पूछेंगे, जैसे 4 लिम्स ऑफ मैमल। मैमल्स जो होते हैं उनकी जो 4 लिम्स होती है, उनमें अगर हम उनकी बोन को स्टडी करें तो हमें वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स में दिखाई देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ है 4 लिम्ब और मैमल? ये रही, देखो ये मैमल ह्यूमन है, ये इसकी हड्डी है। तेरा नाम बताना, इस वाली बोन को क्या कहते हैं? इस वाली को Humerus. ये नीचे वाली 2 को क्या बोलते हैं? Radial bones. ये तो बताएगा ये। अल्लाह, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? Carpal. कार्पल, जो तुम्हारी रिस्ट है, ये जो रिस्ट है ये कार्पल। उसके बाद ये जो हथेली का हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं? Metacarpal. Metacarpal. अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ओहो, मेटाकार्पल। और ये उंगलियों को क्या बोलते हैं? Phalanges. Phalanges. ओहो, अरे अरे अरे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे। फेलेंजेस, शाबाश, बहुत अच्छा। हड्डियां मैं कराना भी नहीं चाहती थी, अच्छा तुमने कर दी देखो ह्यूमन मैमल है, मैमल का फीचर क्या होता है, किसको मैमल कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी. हाँ, जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं और ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ये जिसको ये आंसर नहीं आता था ना, हो अच्छा है तुमने जवाब नहीं दिया, बहुत ही जलील किए जाते। जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं और मेमोरी ग्लैंड होते हैं। अब चीता है ना, चीता भी मैमल है। कैसे पता चला हमें? उसका जो 4 लिम्ब है ना, हमने देखा कि ये वाली ह्यूमरस है, ये रही उसकी रेडियस, ये रही भैया उसकी अल्ना,
ये रहे उसके कार्पल्स, फिर नीचे आगे मेटाकार्पल्स और फिर लास्ट में आगे फिलेंजेस। ठीक है। वेल जो है वो भी मैमल है, बेशक उसकी बॉडी पे बाल नहीं है, लेकिन जो छोटी वेल होती है ना, जब वो पैदा होती है तब उसकी बॉडी पे बाल होते हैं। ठीक है। तो जब हमने इसकी बोन को भी स्टडी करा तो ये रहा उसका ह्यूमरस। ठीक है, ये है उसका रेडियस, ये है उसका अल्ना। बेशक मॉडिफाइड है, नो डाउट, ये कार्पल्स है, ये नीचे वाले मेटाकार्पल्स है और ये उसकी फिलेंजेस होगी। मानती हूँ कि मॉडिफाइड है, लेकिन बोन सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी ह्यूमरस, ये होगी रेडियस, ये होगी अल्ना, ये होगी कार्पल, और नीचे वाले बड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे, मेटाकार्पल, और नीचे उंगली आ गई फिलेंजेस। ठीक है। क्यों ये सारे के सारे सेम है? एक्चुअली इन सब का ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। कॉमन एंसेस्टर थे इनके कोई। उसके बाद क्या हुआ, जो बैट्स थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि पेड़ बड़े अकेले हैं, मैं तो पेड़ों पे जाकर रहूंगा, कंपटीशन कम है, तो वो चले गए पेड़ों पे। अब जो पेड़ पे यानी आर्बोरियल चले गए, आर्बोरियल कहते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, अब वो पेड़ों पे रहने लग गए, तो उनको हाथों की ऐसी जरूरत नहीं थी ना रनिंग करने के लिए, उनको फ्लाई करने के लिए जरूरत थी, तो उनके मॉडिफाई होके विंग्स बन गए। वेल जो थी उसने कहा पानी अकेला पड़ा यार, पानी पे जाके फ्लरिश करते हो, कंपटीशन कम है, तो वहां पे वेल चली गई। अब वेल को जो थे उसको तैरने के लिए चाहिए थे, उसको फ्लाई तो करना नहीं था, तो उसके हाथ वैसे मॉडिफाई हो गए। चीता जो था वो जंगलों में था, उसको कंपटीशन बहुत था रनिंग के लिए, तो उसके हाथ वैसे मॉडिफाई हो गए। और ह्यूमन हम जैसे यूज करते हैं, हमारे हाथ उस तरीके से मॉडिफाई है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं होमोलोगस, क्योंकि मैं बाहर से देखती हूँ तो डिफरेंट है, लेकिन जब हड्डी स्टडी कर रही हूँ, एनाटॉमी स्टडी कर रही हूँ, तो ये एक जैसे है। इनका फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इस केस में इनका फंक्शन डिफरेंट है और इन सबके पास कॉमन एंसेस्टर है। तो इन 3 फीचर वालों को हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। समझ आया कि नहीं? जो मैम। मैम इनका हाँ, लेवल तो ऑफ फिर मतलब लाइक जो जैसे कि लाइक हम में ऑर्गेनाइजेशन अलग है, फिर इनमें मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी सेम हुई होगी इनकी। नहीं, ऐसा जरूरी जैसे कि नहीं हमारे है। बोन एम्ब्रियो में हमने ऑसिफिकेशन होगा देखा। ना जब हमारा। हम्म तो मतलब आगे तो सेम बोल। बोन ऑसिफिकेशन से ही सारी बोन बनेगी, इनमें भी और हमें भी। हाँ, वो प्रोसेस तो सब में सेम रहेगा, वो तो बोन का ही स्ट्रक्चर है ना, लेकिन हम स्ट्रक्चर के टर्म पे बात कर रहे हैं कि यूज स्ट्रक्चर कैसा होगा। ऑब्वियसली वो तो सब में ऑलमोस्ट सेम रहेगा, जिसमें भी बोन्स आएंगी, बनती तो कैल्शियम से ही है ना। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं फॉलिम्स ऑफ मैमल। यस। और तुम ये फीचर लिख सकते हो, सेम इंटरनल स्ट्रक्चर, मे और मे नॉट हैव डिफरेंट फंक्शन, ऑल डेवलप फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। इन 3 लाइनों से क्वेश्चन आ सकता है। लिख लिया फॉलिम्स ऑफ मैमल? हम लिख रहे हैं अभी। लिख भाई, जल्दी लिख। अब देखो, टेंड्रिल और कुकुरबिटा और बोगनविला का थॉर्न, वो भी होमोलोगस स्ट्रक्चर है। कैसे? इनका ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ये रहा इनका कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, पापा कॉमन थे, कॉमन बुजुर्ग है इनके। इनके कॉमन एंसेस्टर के अंदर ना एक एक्सिलरी बर्ड होगा, जो पत्तों के पेटाइल और मेन स्टेम के बीच में एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। आई गेस तुमने कभी सुना होगा इसके बारे में, भूले भटके। तो एक्सिलरी बर्ड ना मॉडिफाई हो गया, बोगनविलिया को चाहिए था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थॉर्न, तो एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होकर बोगनविलिया में थॉर्न बन गया। ठीक है, जो प्रोटेक्शन देता है। और कुकुरबिटा के केस में एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बन गया। टेंड्रिल क्या करते हैं, ऐसे क्लाइंब करने में मदद करते हैं, बड़े हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो क्लाइंबिंग में सपोर्ट का काम करते हैं, तो इन्होंने सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने प्रोटेक्शन। ठीक है, देखने में तो अलग है ना, लेकिन जब हमने इसको स्टडी करा, इनके जेनेटिक मटेरियल, तो ये भी होमोलोगस स्ट्रक्चर है। गॉट इट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऐसे नहीं है, नहीं मैम स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी लो में इसका। डन मैम। बेटा ये कॉमन एंसेस्टर एक्सिलरी बर्ड नहीं लिखा, डन मैम। एक्सिलरी बर्ड नहीं लिखा, इसलिए कह रही थी। ओके, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछते हैं कि ये होमोलोगस है एनालोगस है। ठीक है, उसके बाद हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट। बेटा जनरली जितने के पास भी दिल है, जैसे कि वर्टिब्रेट मतलब कॉर्डेट, तो जो फिश होती है उसके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, पता है? यस मैम। एम्फीबियंस के पास पार्शली डिवाइडेड 3 चैम्बर हार्ट होता है। सिर्फ क्रोकोडाइल एम्फीबियन के बाद अब रेप्टाइल्स आएंगे, रेप्टाइल्स के पास भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, सिर्फ क्रोकोडाइल है जिसके पास 4 चैम्बर होता है। फिर मैमल्स आएंगे जिसके पास बहुत अच्छे से 4 चैम्बर हार्ट होगा। राइट, हार्ट का फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। ब्लड पंपिंग ऑफ ब्लड। फंक्शन सेम,
देखो सारे वर्टिब्रेट में हार्ट का फंक्शन तो सेम हो गया, पंपिंग ऑफ ब्लड, राइट। लेकिन अगर हमने जब इसको स्टडी किया तो पहले के सब एक ही से आए थे, तो बात तो सही है ना, वर्टिब्रेट के हार्ट है जो सब किसी एक एंसेस्टर से ही तो फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स ये बनते चले जा रहे हैं, राइट। तो ये हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट इज ऑल्सो ए होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब देखो इस केस में फंक्शन भी सेम है लेकिन अपीयरेंस डिफरेंस दिखाई देती है, तो ये भी होमोलोगस स्ट्रक्चर हो गया। गॉट इट? ये मैम। दूसरा आता है होमोलॉगी इन जेनेटिक कोड। तुमको याद है मैंने बोला था कि जो सबसे पहला अमीनो एसिड होगा जब हम रीड करेंगे, कौन सा जेनेटिक, सॉरी क्या कहते हैं उसको, कोडोन, स्टार्टिंग कोडोन, कोडोन स्टार्टिंग हाँ स्टार्टिंग कोडोन कौन सा होता था? AUG मिथ्योनिन। ए इसी में AUG AUG। होता है, दैट कोड्स फॉर व्हाट? मिथ्योनिन। मिथ्योनिन देखा जाए ना कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोटीन है पहला अमीनो एसिड उसका मिथ्योनिन है। दैट मीन्स किसी जमाने में हम सबके सब किसी एक एंसेस्टर से आए थे, और अगर हम एवोल्यूशन देखें तो ऐसा ही तो है, प्रोक्रियोटिक सेल से यूक्रियोटिक सेल बना, तो सबके सब किसी जमाने में किसी पहले प्रोक्रियोटिक सेल से ही तो आए थे, है ना। तो ये भी हमें बताता है होमोलॉगी, राइट। समझ आया? Yeah. वैसे ही ब्रेन ऑफ भी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता चला गया लेकिन होमोलॉगी दिखाता है। तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, तो यार इसको ना बाय हार्ट रट लो, इसको जितने दिल से रट सकते हो रट लो, लर्न करो इसे लिटरली, इससे क्वेश्चन आएगा। गॉट इट? ये मैम मैम। चलो, एनालोगस ऑर्गन एग्जैक्टली ऑपोजिट टू होमोलोगस। होमोलोगस में क्या था, स्ट्रक्चर सेम, इसके केस में डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। उसमें क्या था, फंक्शन सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, इसके केस में फंक्शन हमेशा सेम होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि दूसरे एंसेस्टर से ऑर्गेनिज्म आए लेकिन वो एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ के ऊपर बैट आके रहने लग गए और पेड़ के ऊपर बर्ड आके भी रह रहे हैं, राइट। अब दोनों को पेड़ पे अगर आके रहना है तो उनको उड़ना पड़ेगा इसके ऊपर अच्छे से रहने के लिए, तो दोनों के पास विंग्स है, लेकिन क्या ये दोनों एक ही एंसेस्टर से आए हैं? नो मैम। बैट तो मैमल है और बर्ड एविस है, राइट। तो इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम निकाल के देखेंगे हड्डियां, तो वो फर्क दिखाई देगी। बाहर से बेशक दोनों के फेदर है लेकिन हड्डियां अलग है दोनों की, लेकिन फंक्शन उनके विंग्स का एक ही है कि दोनों फ्लाई करने में मदद कर रहे हैं। और ये फंक्शन इनका क्यों सेम है, क्योंकि ये सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो सेम इन्वायरमेंट की वजह से सेम फंक्शन होना किसी स्ट्रक्चर का, पर इंटरनली वो डिफरेंट दिखता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम एनालोगस ऑर्गन्स या एनालोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ओके, तो सेम इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ आई बात? ये मैम। इसी को एग्जाम्पल में इन्होंने ऐड कर दिया। तो एक एग्जाम्पल है और दूसरा है पोटैटो। बेटा ये अगर प्लांट है, ये उसकी रूट्स है, ठीक है, तो ये उसका स्टेम है और ये उसकी रूट है। मुझे बताना पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो किससे बनता है, किसकी मॉडिफिकेशन है, रूट की, शूट की, किसकी? Potato stem modification or sweet potato root modification. पक्का? Yes, ma'am. ओके, तो क्योंकि मेरे एकदम से दिमाग में उतर नहीं रहा था, स्टेम पोटैटो है, ठीक है। तो देखो दोनों का ये जो मॉडिफिकेशन है क्या होता है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको हम पोटैटो कहते हैं। और शकरकंदी के केस में हमें वो थोड़ा लंबे से दिखाई देते हैं, है ना। स्वीट पोटैटो शकरकंदी होती है, खाई होगी तुमने कभी, खाई है? से नींबू डाल के, Yes, ma'am. चाट मसाला डाल के, थोड़ा मिर्च डाल के ऐसे बना के, भूख लग गई? पोटैटो और स्वीट पोटैटो का काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। प्लांट में खाने तो स्टोर करते हैं ये, तो फंक्शन सेम है, लेकिन यार मॉडिफिकेशन तो दूसरी है ना। सेल को स्टडी करोगे तो तुमको पता चल जाएगा दूसरे स्ट्रक्चर से मॉडिफाई हुए हैं। तो ये भी एग्जांपल है एनालोगस ऑर्गन के। ओके, तो ये रही हमारी स्वीट पोटैटो, मैम और ये रहा प्रीवियस हमारा लाइन पोटैटो। अच्छा, पोटैटो का नाम ना लिखूं मैं? ये ले भाई, लिख ले। तो एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आएगा यार, सीरीज बात है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चुप एग्जाम्पल याद कर लो, करने पड़ेंगे। और इससे क्वेश्चन आते हैं हर बार आते डन हैं। मैम। ओके, ठीक हो गया? यो मैम। नहीं हुआ हो गया तो फिर मैम। एक पेज खोलो नहीं मैम, और हो उसपे गया। ऐसे 2 गोलू बनाओ। अच्छा, फिर एक पेज खोलो और उसपे ऐसे 2 गोले बनाओ, थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर बनाना, और उससे इसी डायरेक्शन में एरो निकालो। और एक नोट लिख लेना नीचे
नोट में लिख लेना कि ये अगर एरो है, अच्छा पहले तुम ये बना लो तब तक मैं बोलती हूँ। अगर ये एरो है, ये रहा हमारा एरो हेड, ये एरो का हेड होता है, आई होप तुम्हें पता है। ये उसकी टेल होती है। तो टेल पे हम इमेजिन हमेशा ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पर एंसेस्टर बैठा है, ठीक है। तो जिस तरफ टेल पॉइंट कर रही है वहां पर एंसेस्टर होगा, ठीक है। बस तुम टेल से एंसेस्टर याद रख लो, इतना बहुत है। ये नोट की फॉर्म में साइड में कहीं लिख लेना, कभी कभार भूल जाता है, फिर गलत हो जाता है। डन मैम। डन मैम। अब देखो, नोट मिठा रही हूं मैं, जिसने लाइव क्लास नहीं लगाई है उसका नुकसान होने दो थोड़ा सा। देखो सेंटर में लिखो कॉमन एंसेस्टर। तो अगर एक कॉमन एंसेस्टर है किसी के और फिर डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म चले गए, तो पहले कॉमन एंसेस्टर से उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट अडेप्ट कर लिया। लेट्स से कुछ चले गए एरियल की तरफ, फ्लाई करने की तरफ, आसमान एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ पानी में चले गए, ठीक है। कोई लैंड पर ही है लेकिन जंगलों में रह रहे हैं, कुछ लैंड पर है लेकिन माउंटेन एरिया में रह रहे हैं, राइट। तो जब कॉमन एंसेस्टर हो लेकिन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में चले हो, तो इस तरीके की जब वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाएंगे तो वो मॉडिफाई होते जाएंगे। जो अब एरियल एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसके पास विंग्स आ जाएंगे, जो पानी के अंदर रह रहा है उसके पास गिल जैसे स्ट्रक्चर आएंगे, जो लैंड के ऊपर रह रहा है तो उसकी बॉडी थोड़ी हार्ड हो जाएगी, जो माउंटेन्स में रह रहा है उसके पास भी फेदर वगैरह आ जाएंगे ठंड से बचने के लिए। तो कॉमन एंसेस्टर से जब ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं, ऐसे इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो सबके कॉमन एंसेस्टर होते थे और वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो गया, तो डाइवर्ट हो गया। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्ट हो जाना कॉमन एंसेस्टर से। समझ आई? यो मैम। यो मैम। ठीक है। अब देखो इसका है एंसेस्टर 1, कोई और है। इसका है एंसेस्टर 2, कोई और है। डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर के ऑर्गेनिज्म है, लेकिन सारे के सारे कॉमन कैरेक्टर डेवलप कर ले। तो यहाँ पे सर्कल के सेंटर में कॉमन कैरेक्टर है, एंसेस्टर नहीं लिखा। एंसेस्टर हमेशा एरो की पूंछ बताती है तुम्हें, राइट। तो देखो मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, जैसे पानी की बात कर लेते हैं, तो पानी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेट से कोई एनिमल है, ठीक है, लेट से कोई डिफरेंट है, लेकिन सब पानी के अंदर रह रहे हैं, इस वजह से उनके पास तैरने के लिए बॉडी बन गई है, वैसी स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गया ताकि वो तैर पाए, वहां पे सर्वाइव कर पाए, उनकी बोन्स वैसे मॉडिफाई हो गई है। तो सब में मॉडिफिकेशन सेम दिखाई दे रही है, लेकिन इनके एंसेस्टर डिफरेंट है। ऐसी वाली इवोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एंसेस्टर डेवलप कॉमन कैरेक्टर, तो वो है कन्वर्ट हो रहे हैं। डाइवर्ट बाहर को जाएगा, डाइवर्ट हम कहते हैं ना हमारा ध्यान भटक गया, तो भटकता तो दूर जाता है ना, पास थोड़ी आ रहा है। तुम्हारा ध्यान यहाँ था, क्लास में ध्यान था, मेरा ध्यान भटक गया, वहां पर कोई कुछ कर रहा था, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट का मतलब है सब एक ही जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का फर्क? इसी की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आते रहेंगे बार बार लगातार, तो पता होनी चाहिए। क्लियर ना? इसके बीच में ठीक है, ये वही बात कह रहे हो। तो अभी तुम में से किसी ने मुझसे डाउट भी पूछा था। सो अर्न्स्ट हैकेल थे, बड़े ही अर्न थे अपनी बातों के लिए, बड़े ही रिस्पेक्टफुल थे, और उन्होंने एक टर्म दी थी ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ठीक है। ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब है एंसेस्ट्रल फीचर, और ऑन्टोजेनी का मतलब है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं तो उन्होंने बोला कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से मैमल, तो मैमल किससे आया है? कौन से ग्रुप से मॉडिफाई होके मैमल बने थे? रेप्टाइल। रेप्टाइल से। रेप्टाइल किससे मॉडिफाई होके बने थे? एम्फीबियन। एम्फीबियन किससे मॉडिफाई होके बने थे? Pisces. फिशेस, स्पाइसेस, राइट।
तो उन्होंने कहा कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट किसी की नोटिस करोगे ना, जब वो कोई बच्चा मदर की वूम में लेट से जब कोई बच्चा डेवलप होना स्टार्ट हुआ है उसके जन्म से पहले, तो जब वो डेवलप हो रहा है और अगर तुम उसे ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे कि वो अपने एंसेस्टर की सारी स्टेजेस से गुजरता दिखेगा। मीन्स के लिए प्रेग्नेंट, तो तुम स्टार्टिंग से उसकी प्रेगनेंसी को एमआरआई में नोटिस करो। तो अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो जो बच्चा है, जैसे मैं हूँ, तो पहले मैं एक फिश की तरह दिखाई देती थी, फिर धीरे धीरे मैं एम्फीबियन की तरह दिखने लगी, फिर मैं रेप्टाइल की तरह दिखने लगी, फिर फाइनली मैं एक मैमल की तरह दिखाई देने लगी। तो उन्होंने कहा ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन किस एंसेस्ट्री से बिलोंग करता है। इस लॉ को हम कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ बाय अर्नस्ट हैकेल। इतनी बात समझ आई? यो मैम। ऐसा एक्चुअली में देखा भी जाता है, गलत नहीं बोल रहे थे। लेट्स से दिस इज फॉर एग्जांपल, ये रहा ह्यूमन, ठीक है, ये देखो ये रैबिट है, ये अपना चिकन है, ठीक है, ये हमारे टर्टल जी आ गए, ये हमारे सेलमेंडर आ गए, यहाँ पर हमारी मछली आ गई। और नहीं है मैम, ये रियल में होता है ऐसा? हाँ बेटा, कुछ स्टेजेस दिखाई देती है, बिल्कुल सेम, गलत नहीं बोला था उन्होंने। देखो, अगर तुम देखो यार, अगर मैं तुम्हें नीचे के सबटाइटल हटा दूं ना, तो ये सब एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे ऑलमोस्ट? फर्स्ट वाली लाइन है ना, सेकंड वाली देखो, चलो सेकंड वाली में फिशेस थोड़ी डिफरेंट दिख रही है, लेकिन फिर भी ज्यादा फर्क तो नहीं दिखाई दे रहा, काफी हद तक एक दूसरे जैसे दिख रहे हैं। फिर तुम थर्ड वाली देखोगे तब काफी फर्क दिख रहा है तुम्हें। तो धीरे धीरे जब अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, तो एक्चुअल में हम थोड़े मछली जैसे दिखाई देते हैं। गलत नहीं है ये बात सही थी उनकी, ठीक है। तो अर्नस्ट हैकेल की बात तो सही थी, लेकिन इनका लॉ रिजेक्ट हो गया। पता है क्यों? इनका लॉ रिजेक्ट किया था अर्नस्ट वॉन बेरनेट, ठीक है। तो देखो, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, अर्नस्ट नाम सेम है, हैकेल ने लॉ दिया था, लेकिन उसको रिजेक्ट किया था बेर्न, ठीक है। इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ को रिजेक्ट करा। तो पहले तो ये लिख लो, रिफ्यूटेड का मतलब है रिजेक्ट। रिजेक्ट कैसे करा ये बता देती हूँ। बात तो वैसे सही कह रहे थे थोड़ी थोड़ी, लेकिन पार्शियली करेक्ट थी। तो इन्होंने कहा अगर ऐसा है, अगर ऐसा केस है, तो जो ह्यूमन दिख रहा है ना तुम्हें फिश जैसा, तो उसमें फिश के सारे फीचर दिखने चाहिए तुम्हें गिल्स डेवलप होती दिखनी चाहिए, फिन डेवलप होती दिखनी चाहिए, बोन्स भी वैसे दिखाई देनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ फीचर दिखाई देते हैं, जैसे गिल स्लिट हमारे अंदर दिखाई देती है, फिर वो ऊपर जाके ईयर में चेंज हो जाती है। तो हमें फिश के कुछ फीचर दिखाई देते हैं, हमारे में एम्फीबियन के कुछ फीचर दिखाई देते हैं, लेकिन सारे नहीं दिखाई देते। और बायोजेनेटिक लॉ तो कहता था कि सारे फीचर हमें दिखाई देंगे। तो उन्होंने कहा इसलिए तुम्हारी थ्योरी गलत है कि हम सारे एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर, मतलब अपने एंसेस्टर के फीचर नहीं दिखाते, कुछ कुछ दिखाते हैं। सो गए क्या? नो मैम। हट तो नहीं गए यार, ज्यादा पढ़ा दिया मैंने यार। एवोल्यूशन में थ्योरी बहुत है, मुझे तो ज्यादा बोलना पड़ेगा। हो ना तुम लोग? यस मैम, डन है वाला स्लाइड। आगे बढ़ जाओ। यो मैम। फिर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में एक केस आता है नेचुरल सिलेक्शन में, बिस्टन बिटुलेरिया। करा दूं या क्लास खत्म कर दूं, क्योंकि 2 मिनट है। करवा दो मैम। पक्का करा दूं? नहीं यो कहना मैम। चाहता कोई मैसेज कर सकता है, मैं कोई तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं काटूंगी। मैं तो तुम्हारी स्कूल टीचर हुई नहीं। ऐसा नहीं है सारी स्कूल टीचर काटते, लेकिन मेरे बहुत कटे हैं ना, इसलिए अक्सर कटे हैं मेरे क्लास में बोलने की वजह से मार्क्स। क्या बताऊं, बहुत भेदभाव किया गया है। चलो, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन का केस है बिस्टन बिटुलेरिया। ये बेसिकली बिस्टन बिटुलेरिया किसका नाम है? ये साइंटिफिक नेम है मॉथ का, और ये ऑब्जर्व किया गया था इंग्लैंड में, ठीक है। केस का नाम है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ओके, इतना लिखिए। यो मैम। देखो, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्री नहीं आई थी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, अराउंड 80s-50s की बात है, ठीक है। तब क्या होता था, जो उसके पेड़ थे ना वहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं थी तो गंदगी नहीं थी, तो उसके जो पेड़ होते थे, अरे लाल कलर के कौन से पत्ते होते हैं, पागल हो गई हूँ मैं। तो पेड़ होते थे ना, उनके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे से लाइकन्स दिखाई देते थे। बेटा लाइकन्स याद है? लाइकन्स किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, नाम रोशन करोगे तुम मेरा इसी क्लास में। तो उन्होंने कहा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में ना, जो 2 तरीके के मॉथ दिखाई देते थे, एक थे डार्क लाइट शेड मॉथ,
ये है लाइट शेड मोड, ठीक है। और एक थे डार्क शेड मोड, ये डार्क शेड। कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ करा है हमने आज? यो मैम। तो डार्क वाले है ना, उसको हम कहते हैं मिलेनिज्म है उनमें, ठीक है। उसमें मिलेनिन का कंटेंट ज्यादा है, डार्क शेड आता है। तो अगर यहाँ पर जब पॉल्यूशन नहीं था ना, तो जो जो ट्री की बार्क थी ना, वहां पे बहुत लाइकन्स थे। लाइकन्स की वजह से ना बार्क जो थी वो बहुत लाइट शेड की दिखाई देती थी। तो यहाँ पे जब लाइट शेड के मोथ बैठते थे तो इनको प्रीडेटर खा पाएंगे? ये तो दिख ही नहीं रहे, क्योंकि वो लाइट बैकग्राउंड के पीछे बैठे हैं, राइट। व्हाइट के ऊपर व्हाइट बैठ गए। लेकिन जो डार्क कलर के मोथ थे वो प्रीडेटर को आराम से दिखते थे। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया कि किसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी? लाइट। हाँ, व्हाइट और लाइट, सॉरी लाइट है, हाँ, लाइट कलर्ड मॉथ मोर। तो बढ़िया सी पॉपुलेशन थे। ऐसा नहीं डार्क वाले सारे मर गया, डार्क भी कुछ ना कुछ बचे होंगे। तुमको मौत दिखाई दे रहा है? ये रहा मौत, लाइट शेड वाला, देखा? ये देखो, देखो कितने आराम से छुप गया वो, प्रीडेटर को मिलेगा नहीं। लेकिन ये डार्क वाला तो कितने आराम से दिख रहा है ना। तो कोई प्रीडेटर लाइट वाले भी खा लेगा, लेकिन डार्क वाला तो ज्यादा खाया जाएगा, ठीक है। तो ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, गॉट इट? यस मैम। ये नेक्स्ट पे लो, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बात है 1920s की। पेटा इंडस्ट्री आ गई, बहुत सारे बिल्डिंग्स बन गई, उससे क्या हुआ? पॉल्यूशन आ गया। और पॉल्यूशन में लाइकन नहीं रह सकता। लाइकन इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। लाइकन जो होते हैं वो पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। जहां पे लाइकन नहीं है वहां पॉल्यूशन ज्यादा है। तो जब लाइकन नहीं रहा तो बैकग्राउंड कैसा हो गया? बहुत डार्क शेड हो गया। जो बाग थी ना, काली काली सी हो गई, ठीक है। तो जो ये बाग्स थी, जब लाइकन नहीं रहा तो खूबसूरत नहीं रही वो। तो जब वो काली काली सी होगी तो डार्क शेड के मौत अब दिखाई देंगे? नो मैम। No, ma'am. बेटा लाइट शेड के दिख रहे हैं? यस मैम। Yes, ma'am. तो हमने क्या देखा? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क शेड मोर, राइट। तो डार्क शेड के मोर दिखाने लग गए और लाइट शेड के कम दिखने लग गए। तो इन्होंने कहा ये हमें नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल दे रहा है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कि फर्स्ट केस में हमने देखा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर ने प्रेफर करा था लाइट शेड के मौत को, कि तुम ज्यादा ग्रो करो, डार्क वाले मरते गए। और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क शेड के मौत ज्यादा फ्लरिश करने लग गए, ठीक है। तो नेचर ने डार्क वालों को जीने दिया और उनकी पॉपुलेशन अच्छे से फैल गई। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? नेचुरल सिलेक्शन। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? यस मैम। बेटा Yes, ma'am. नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप की है। कौन सी वाली है ये? डायरेक्शनल, डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है ये। डायरेक्शनल, हाँ। तो नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल वाली है, राइट। ये देखो, अब जब ये डार्क बैकग्राउंड हो गया, रियल पिक्चर्स है ये। तुमको आराम से है ना, लेकिन ये जो डार्क वाला है वो इतने आराम से नहीं दिखाई दे रहा। ये देखो, डार्क वाला फिर भी थोड़ा छुपा हुआ है, राइट। तो ये केस है, मतलब यहाँ पर तो तुमको दिख रहा है ना, ये तो व्हाइट केस है। यहाँ पे डार्क वाला नहीं दिख रहा है, ये डार्क वाला, ये रहा, मुझे नहीं दिख रहा, ये रहा डार्क। ओके, गॉट इट। सो ये पिक्चर जो है ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री, और ये है आफ्टर इंडस्ट्री। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर? Yeah, ma'am. Yo, yo. ये एनसीईआरटी की पिक्चर है। कौन सा वाला लिखूं? Yes. बिफोर इंडस्ट्री कौन सा होगा और आफ्टर इंडस्ट्री कौन सा होगा, बताना। ये होगा ए before. इंडस्ट्री और बी आफ्टर। After यस, बिफोर आफ्टर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कंटिन्यू करेंगे। आई नो तुम्हारे Previous क्वेश्चन है slide. फारिग, मैं क्वेश्चन कराऊंगी, टेंशन ना ले, सारे क्वेश्चन कराऊंगी। Previous slide. मैम बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मैम इससे प्रीवियस। इट्स इन ऑफ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो ये। ये वाली, नेक्स्ट ये वाली। मैम बिफोर वाली बोला इसने, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। यस मैम, बिफोर।
रही ना? एनसीईआरटी रिव्यू, सिमरन एनसीईआरटी रिव्यू थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चैप्टर में, क्योंकि यार बहुत बोरिंग हो जाएगा अगर मैंने एनसीईआरटी पढ़ा दी। इवोल्यूशन बहुत बोरिंग है, 2 बार तो मैं ही सो गई थी पढ़ते पढ़ते। तो अगर एनसीईआरटी तो जो रिव्यू चाहिए ही, तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तो उसके साथ मैं पेजेस ले आऊंगी कि एनसीईआरटी के किस पार्ट से क्वेश्चन आया है, ऐसे करा डन देंगे। मैम। मैंने पढ़ाया तो मैं खुद सो जाऊंगी, तुम्हारा तो छोड़ो। चलो डन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू Okay, Yes, ma'am. भाई। Bye, ma'am.